एक लड़का अपने गांव से अपने परिवार को लेकर कमाने के लिए शहर जाता है। कुछ दिन शहर में उसके साथ काफी सब कुछ अच्छा चल रहा था, काफी अच्छे पैसे कमाने लगता है। लेकिन जैसे वो अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर गांव आता है, उन तीनों का बेरहमी से दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। मरने वाली जो मासूम बच्ची रहती है उसकी उम्र मात्र 1.5 साल रहती है। जो लड़की रहती है उसकी उम्र 23 साल रहती है और जो लड़का रहता है उसकी उम्र 32 साल रहती है। अब गांव में मातम फैल जाता है और पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो जो हकीकत सामने आती है वो वाकई में बेहद ही हैरान कर देने वाली रहती है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी भाई बहन हमारे साथी चैनल पर नए आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी साथी जुड़िए विशु वारदात तक के इस परिवार से, ज्वाइन कीजिए विशु वारदात तक के इस परिवार को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की आपको समय से मिलती रहे। शाम 7:30 बजे हमारी वीडियो प्रसारित होती है। आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे पहले इसके जगह पर मैं कोई और कहानी लेकर आने वाला था। गोवा में हुए एक हत्याकांड की। एक लड़की जो अपने पति से तलाक ले लेती है और 4 साल के मासूम बच्चे को लेकर गोवा के ही एक होटल में जाकर ठहरती है और जब वहां से वह निकलती है तो वह अकेले निकल रही थी। लेकिन होटल का जो मालिक रहता है वह देखता है कि लड़की तो बच्चे के साथ आई थी, आखिर वह अकेले क्यों जा रही है। मुझे शक होता है। जब होटल में मालिक जाता है तो देखता है कमरे में एक बैग पड़ा हुआ है, लड़का गायब है। फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है, कमरे में जाती है और जब बैग खोलती है तो बैग के अंदर एक लड़के की लाश पड़ी हुई थी। वही लड़का जो कुछ देर पहले अपने मां के साथ गया था। अब होटल वाले भी हैरान थे, पुलिस वाले भी हैरान थे। अब पुलिस फौरन ही उस कैब ड्राइवर का नंबर ढूंढती है जो कैब वाला उस महिला को लेकर जा रहा था। कैब वाले का नंबर मिलता है और पुलिस उस कैब वाले से बात कर महिला को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब महिला से पूछताछ होती है तो महिला बताती है कि उसके पति से अनबन चल रही थी और वह अपने पति से तलाक लेना चाहती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्चे को हर हफ्ते मिलने के लिए बच्चे से उसका पिता आता था और मैं किसी और को चाहने लगी हूं, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं, इस वजह से मेरे प्रेमी और मेरे बीच थोड़ी बहुत अनबन होने लगी थी इस बच्चे और इसके पिता को लेकर के। इसीलिए मैंने अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। वह मां जो 9 महीने तक उस बच्चे को पाल पोस कर पेट में बड़ा करती है और जन्म देती है और अपने ही हाथों से अपने ही उस मासूम से प्यारे बेटे का कत्ल कर देती है। दरअसल घोर कलयुग चल रहा है, आजकल कुछ भी संभव है। लेकिन आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उस जो घटना मैं लेकर आने वाला था गोवा की घटना, उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिहार के भागलपुर की। बिहार के भागलपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है, थाना गोपालपुर के अंतर्गत एक गांव लगता है लतरा नकटौलिया गांव। नतरा लकटौरिया गांव में 2 परिवार रहते हैं, एक पप्पू सिंह का परिवार और एक गणेश सिंह का परिवार। तो गणेश सिंह के परिवार में गणेश सिंह दरअसल अपने परिवार के मुखिया रहते हैं और उनके 2 लड़के भी रहते हैं जिनका नाम है केदारनाथ और एक छोटा लड़का रहता है जिसका नाम रहता है चंदन कुमार। चंदन कुमार बेहद ही हैंडसम लड़का रहता है। वह अपने भाई केदारनाथ के साथ मिलकर अपने दुकान वगैरह देखा करता था। उसी गांव की रहने वाली एक लड़की रहती है चांदनी। चांदनी दरअसल पप्पू सिंह की लड़की रहती है और जो पप्पू सिंह रहते हैं वह पेशे से कारीगर रहते हैं और जो चंदन के पिता रहते हैं गणेश पूर्व शिक्षक रहते हैं, यानी कि रिटायर्ड शिक्षक रहते हैं। अभी भी बच्चों को कोचिंग वगैरह पढ़ाया करते थे। अब चंदन एक दिन जब घर से जा रहा था तो वह देखता है कि उसी गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम चांदनी रहता है, बेहद ही सुंदर लड़की चांदनी उस रास्ते से स्कूल जा रही थी।
सॉरी कॉलेज जा रही थी। तो जब लड़की चांदनी को देखता है तो वह उस लड़की को देखता रहता है, उस पर वह अपना दिल हार जाता है। अब रोजाना बैठकर गांव से बाहर एक पुलिया पर साइकिल खड़ा करके वह चांदनी का इंतजार करता, और जब चांदनी अपने कॉलेज जाती और कॉलेज से घर लौटती तो वह उसे घूर कर देखता रहता था, और उस लड़की को देखने के लिए वह कई घंटों तक इंतजार करता था। अब लड़की भी कई बार आते जाते समय गौर करती है कि एक गांव का ही लड़का चंदन उसे देखता रहता है। अब कुछ ही दिनों बाद चंदन एक लेटर लिखता है और लेटर लिखकर चांदनी को थमा देता है। चांदनी वह लेटर फेंक देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर जो चंदन रहता है वो एक लेटर लिखता है और बताता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब चांदनी उस लेटर को लेकर घर जाती है, पढ़ती है, पढ़ने के बाद लेटर फेंक देती है और एक लेटर लिखती है। वो लेटर लाकर रास्ते में चंदन को देती है। उसमें लिखा था कि मैं भी तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ, लेकिन यह गांव का मामला है, हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, यह सही नहीं रहेगा। अब जब उधर से लड़की वापस लौटती है तो चंदन उस लड़की से कहता है कि मोहब्बत गांव गिराव नहीं देखती है, देश शहर नहीं देखती है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। अब लड़की जैसे ही यह बात सुनती है वह और भी पिघल जाती है कि वाकई में लड़का उसे बहुत चाहता है। लड़का कहता है कि बस तुम हाँ कर दो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूं जो तुम कहोगे। अब लड़की हाँ कर देती है, लड़का खुश हो जाता है। अब उस लड़की का वह नंबर ले लेता है। लड़की का नंबर लेकर अब आए दिन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन चंदन जब वह लड़की कॉलेज जाती है तो वह रास्ते से ही चांदनी को अपने बाइक पर बिठाता है और लेकर भागलपुर चला जाता है। भागलपुर ले जाने के बाद वह शहर में उसके साथ बैठकर कई घंटों तक बातें करता, उसको रेस्टोरेंट ले जाता, शहर घुमाता, और शाम होते ही उसे घर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। अब धीरे धीरे वह छुप छुप कर गांव की नजरों से दूर सुनसान जगहों पर अपनी उस प्रेमिका चांदनी के साथ मिला करता था। लेकिन इसकी जानकारी अब धीरे धीरे गांव में कुछ लोगों को हो चुकी थी, और वह उस लड़की चांदनी को इस कदर मोहब्बत करता था कि वह ना तो गांव देखता था, ना तो अपने घर बार को देखता था। वह सबके सामने ही बातचीत करना शुरू कर देता था, और लड़की भी अब घर वालों से छुप छुप कर बात करती थी। लेकिन एक दिन जो लड़का रहता है वह उसकी बहन से बात करता रहता है। जो लड़की का भाई रहता है धीरज, बहन से बात करते हुए देख लेता है और आकर चंदन से शिकायत करता है कि दोबारा मेरी बहन से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी मोहब्बत कहाँ हार मानने वाली थी। चंदन और चांदनी एक दूसरे के साथ दिलो जान से लगे रहे। इसी बीच जो चंदन रहता है एक दिन जो लड़की रहती है उससे फिर मिलने के लिए बुलाता है और मिलकर कुछ बातें करता है। अगले दिन जब चांदनी अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो वह शाम को घर नहीं पहुंचती है। अब घर वाले परेशान होते हैं। जो चांदनी का भाई रहता है धीरज और उसके पिताजी पप्पू बेहद परेशान होते हैं। अब परेशान होने के बाद वह फौरन ही थाने जाते हैं गोपालपुर थाने जाने के बाद वह शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है और मुझे शक है कि मेरे ही गांव का रहने वाला एक लड़का चंदन मेरी लड़की को अपहरण करके कहीं ले गया है। मुझे डर है कि उसके साथ कहीं बुरा बर्ताव ना हो। अब पुलिस फौरन उन दोनों चंदन और चांदनी के तलाश में निकलती है। लेकिन इससे पहले जो पुलिस होती है चंदन के घर जाती है। चंदन के पिता गणेश से पूछताछ करती है तो वह बताते हैं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस उन दोनों की कॉल डिटेल्स निकालती है, नंबर लेती है और ट्रेस करती है कि आखिर वह दोनों है कहाँ, लोकेशन ट्रेस करती है। जब तक पुलिस उनके पास पहुंचती उससे पहले जो चंदन और चांदनी दोनों प्रेमी प्रेमिका रहते हैं वह कुर्सेला के मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद उसी दिन वह दोनों कटिहार पहुंचते हैं और कटिहार में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब जब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो पुलिस भी उनका क्या कर सकती थी। पुलिस पहुंचती है, दोनों को पकड़ती है और पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं कि हमारे पास कोर्ट मैरिज का कागज है, हम दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से दोनों शादी कर चुके हैं। अब पुलिस वहां से खाली हाथ लौटती है। उधर
पप्पू सिंह और उसका लड़का धीरज इंतजार कर रहे थे। पुलिस उन्हें बताती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों शादी कर चुके हैं। अब बाप और जो बेटा रहता है धीरज, दोनों परेशान रहते हैं। दिसंबर 2021 में दोनों शादी करते हैं और वहीं से शादी करके दोनों चंदन और चांदनी उड़ीसा निकल जाते हैं। अब उड़ीसा जाने के बाद दोनों किराए का एक मकान लेते हैं और छोटा मोटा रोजगार शुरू करते हैं। अब कुछ पैसे की कमी होती है तो अपने भाई केदारनाथ को फोन करता है और कहता है कि भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए। भाई भी कहता है कि तुमने जो किया है वह सही नहीं किया है, गांव की ही लड़की के साथ तुमने इस तरह का कांड किया है, गांव में बड़ी बदनामी हो रही है। लेकिन अब घर वाले कर भी क्या सकते थे, मोहब्बत में कहते हैं कि ना ही जंग जायज है ना ही मोहब्बत जायज है। अब जो लड़का रहता है चंदन, वह कुछ पैसे भाई से मांगता है, लेकर के छोटी मोटी दुकान शुरू करता है, बिजनेस करने लगता है। अब 1 साल बीत जाते हैं, 2022 आ जाता है, 2022 भी बीत जाता है, 2023 आ जाता है। 2023 में अब उसे घर वालों की याद आती है तो वह छुप छुप कर घर पर आता था, अपने गांव लतरा नकटौलिया आता था और घर वालों से, परिवार वालों से मिलता था, माँ बाप से मिलकर चला जाता था। एक दिन जब वो अपने पिता से बात कर रहा था तो पिताजी ने, गणेश जी जो रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, उन्होंने कहा था कि बेटा ये तुमने जो किया है वह सही नहीं है, लेकिन खैर अब तो तुमने कर ही दिया है, मैं कर भी क्या सकता हूं, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मैं बस यही दरख्वास्त करूंगा, यही दुआ करूंगा। लड़का वहां से चला जाता है। अब 2023 लास्ट आते आते लड़के के फोन पर एक फोन जाता है घर से, उसके भाई केदारनाथ का, कि तुम्हारी माँ की हालत बेहद खराब है और उनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब तक जिंदा रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसी बीच जैसे ये चंदन यह सब बात सुनता है, वह फौरन उड़ीसा से ट्रेन पकड़ता है और अकेले घर आता है। आने के बाद अपनी माँ को देखता है, उनका इलाज कराता है और 1-2 दिन बाद ही वह वहां से उड़ीसा के लिए निकल जाता है। अब इसी बीच जो एक उसकी बच्ची भी रहती है, जो 2023 के शुरू में ही उस लड़की का जन्म हुआ था, उसका नाम रोशनी रखा जाता है और रोशनी भी बेहद प्यारी रहती है। अब धीरे धीरे वह भी 1 से 1.5 साल की हो चुकी थी। अब रोशनी अपने पापा के साथ घूमने के लिए बाहर जाती, माँ के साथ बाहर जाती। माँ हमेशा अपनी बेटी को गोद में लेकर घूमती रहती थी। तभी फिर से फोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बेहद खराब हो चुकी है, तुम्हें घर आना होगा। अब 2024 आ चुका था। 7 जनवरी को चंदन चांदनी अपने मासूम सी बेटी को लेकर 1.5 साल की यानी कि 1.5 वर्षीय बेटी रोशनी के साथ घर आने के लिए प्लान बनाते हैं। तभी जो चांदनी होती है वह कहती है कि घर मैं भी चलूंगी, क्योंकि गांव का माहौल सही नहीं रहता है, लोग तरह तरह के ताने मारते रहते हैं और गांव की ही बात रहती है। चांदनी अपने पति को मनाती है और मनाने के बाद अब तीनों वहां से ट्रेन पकड़ के घर आते हैं। तीनों घर आते हैं। घर आने के बाद माँ का इलाज कराना शुरू करते हैं। अब अगले ही दिन जैसे ही पप्पू सिंह को भी पता चलता है कि उनकी बेटी, दामाद और उनकी भांजी घर आई हुई है, वह भी मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन तीनों मिलते नहीं हैं। तीनों अपने पुराने मकान पर गए हुए थे। अब वहां से वह नए मकान की तरफ, जो नया मकान उनका था, उधर लौट रहे थे। तभी रास्ते में जो पप्पू सिंह रहता है वह कहीं काम करने गया था। जो लड़की का पिता रहता है वह देखता है कि उनकी लड़की अपने बच्ची को गोद में लिए अपने पति के साथ घर जा रही है। वह फौरन ही अपने बेटे धीरज को फोन करता है और बुलाता है। जब तक बेटा उसका आता, पप्पू सिंह अपनी बेटी के पास पहुंचता है और बेटी से बातचीत करता है। बेटी बहुत खुश होती है कि उसका पिता उससे मिलने आया है इतने दिन बाद। उसे लगता है कि उसका पिता सब कुछ भूल चुका था। पिता का जैसे ही वह पैर छूती है, उसका पिता फौरन ही उसके सर पर, उसके हाथों में एक राड रहता है, उस राड से अपनी बेटी के ही सर पर वह वार करता है और जैसे ही बेटी गिरकर लहूलुहान होती है, उसके हाथ से बच्चा छूट जाता है और वह नीचे गिर जाती है। अब 1.5 साल की मासूम बच्ची जैसे ही नीचे गिरती है, वह रोने चिल्लाने लगती है। तभी जो चंदन रहता है वह हाथ पकड़ लेता है, पैर पकड़ लेता है
कहता है कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, आप चांदनी को मत मारिए, चांदनी का कोई कसूर नहीं है, आप मुझे मार डालिए, उसको छोड़ दीजिए, उसके पास एक मासूम सी बच्ची है, वह उसके साथ जी लेगी। लेकिन निर्दयी दरिंदा बाप जो रहता है पप्पू सिंह, वह मानता नहीं है, वह अपने दामाद चंदन को भी मारने लगता है, पीटने लगता है। उसी बीच उसका भाई धीरज भी वहां पहुंच जाता है और धीरज के हाथ में एक पिस्टल रहती है। वह जैसे ही सामने चंदन को देखता है, अपनी बहन को नीचे गिरा हुआ देखता है, फौरन पिस्टल निकालता है और चंदन के सिर में एक गोली, आंखों में 2 गोली और अपनी बहन के सीने में 1 गोली और मासूम सी बिटिया जो नीचे पड़ी हुई थी उसके भी सीने में 1 गोली मारता है और वहां से बाप बेटे दोनों फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही आसपास लोग आवाज सुनते हैं, दौड़कर मौकाए वारदात पर जगह जाते हैं तो देखते हैं कि 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं, खून से लथपथ। फौरन लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और तीनों को उठाकर लेकर हॉस्पिटल जाती है। जब हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि तीनों मर चुके हैं। मासूम सी जो बच्ची रहती है वह अभी खून से लथपथ थी, थोड़ी बहुत उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर उसे भी मृत घोषित कर देते हैं। अब एक ही गांव में 3-3 लाशें। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि तीनों मर चुके हैं, तीनों में से कोई जिंदा नहीं है, अब पूरा गांव करीब 16 से 1500 लोग इकट्ठा होते हैं और सबकी के आंखों में आंसू थे। इसलिए आंसू नहीं थे कि चंदन और चांदनी का कत्ल हुआ है, आंसू इसलिए थे कि एक ही गांव से 3-3 अर्थियां उठ रही हैं और अभी एक ऐसी अर्थी उठ रही है जिसने अभी पूरी जिंदगी ही जीनी बाकी थी। उस मासूम सी बेटी की क्या गलती थी। अब माता पिता की अर्थी आगे आगे जा रही थी, बीच में उस मासूम सी बेटी रोशनी की अर्थी जा रही थी। उन तीनों अर्थियों को देखने के बाद वाकई में हर किसी का दिल टूट जाता, हर कोई रोने पे मजबूर हो जाता और उस दरिंदे भाई और दरिंदे पिता को गाली देने का हर किसी का मन करता कि आखिर उस मासूम सी बच्ची की क्या गलती थी कि एक मामा ने अपने ही भांजी के साथ दरिंदगी करते हुए, अपनी ही बहन के साथ दरिंदगी करते हुए तीनों को गोली मार दी है। अब फौरन पुलिस केस दर्ज करती है और जो एसपी साहब रहते हैं सरोज जी, वो अभी जांच के आदेश देते हैं। एफएसएल की टीम आती है, मौकाए वारदात से सबूत इकट्ठे करती है, गोलियों को खोखे वगैरह इकट्ठे करती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि गोली मारने वाला कोई और नहीं, लड़की का पिता पप्पू सिंह और लड़की का भाई धीरज, दोनों ने ही गोली मारी है। अपने कहते हैं सम्मान बचाने के लिए, सम्मान के लिए गोली मारी है, सम्मान का बदला लिया है उन्होंने। उनको बहुत ठेस था कि चंदन गांव का ही रहने वाला उनकी लड़की को भगा कर ले गया था, वह बदले की आग में धधक रहे थे और उन्होंने अपने जो भी उनकी इज्जत गई थी उसका बदला लिया है, अपनी बेटी तक को भी नहीं छोड़ा। फौरन ही पुलिस एक्टिव होती है और काम पर लग जाती है। करीब 35 से 36 घंटे बीत जाते हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। तभी मुखबिर की सूचना पर पता चलता है पुलिस को कि पूर्णिया जिले के रुपौली गांव में दोनों छिपे हुए हैं। फौरन पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद पप्पू सिंह और दोनों को गिरफ्तार करके लाती है, उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है और खातिरदारी करने के बाद जब एसपी साहब दोनों दरिंदों से पूछताछ कर रहे थे तो जब एसपी साहब पूछते हैं कि तुम्हें कोई गम नहीं है, तुमने अपनी बहन, अपनी भांजी, अपने जीजा का कत्ल किया है, तो जो लड़का होता है और जो पिता होता है दोनों शान से कहते हैं कि मुझे कोई गम नहीं है, मैंने अपनी इज्जत का बदला लिया है। उसने मेरी बहन के साथ गलत बर्ताव किया, बहन को ही ले भागा और हमारे गांव में बहुत बदनामी हुई, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। जैसे यह बात मीडिया में जाती है, लोग हैरान थे इस बात से कि एक मासूम सी बच्ची जो कि 1.5 वर्षीय लड़की रहती है, उसका क्या कसूर था। गलती चंदन ने, चांदनी ने की होगी, लेकिन उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, शादी किया, अपना घर बसाया और उस मासूम सी बच्ची की क्या गलती थी जिसको उसके मामा ने अपने ही भांजे का कत्ल कर दिया। दरअसल पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। मैं तीनों इसलिए कह रहा हूं कि इसमें लड़की की मां भी साजिश करता थी, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है और तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अब देखना है कोर्ट क्या सजा सुनाती है। अब एक एक गांव से 3-3 अर्थियां, वाकई में वह मंजर क्या रहा होगा, उस गांव में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी।
दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। गुस्से में लिया गया हर कदम बेहद ही खतरनाक होता है। अब दोनों पप्पू सिंह, धीरज और उनकी पत्नी तीनों जेल गए। अब कब तक जेल कटेगी, पूरा बुढ़ापा उसमें गुजरेगा या फिर उम्र कैद होगी, अब यह तो जज साहब ही निर्धारित करेंगे। लेकिन ऑनर किलिंग जैसे मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं। अपनी सम्मान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कैसी इज्जत, कैसा सम्मान, जब जो चीज मिट चुका है वह वापस कत्ल कर देने से, किसी की हत्या कर देने से नहीं वापस आएगा। इसलिए समझदार बने, जागरूक बने। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है विजय कुमार पाल जी हैं, दलमिल मीणा है, सुनील चौधरी जी सेंट्रल जेल बीकानेर से हैं। सुनील जी, आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं। अलाउद्दीन अंसारी हैं, अरशद चौधरी जी मुजफ्फरनगर शाहपुर यूपी से हैं। अरशद जी, आपका भी कमेंट पढ़कर काफी अच्छा लगा। डॉक्टर नरेंद्र जी हैं नोएडा से। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो, आप हमारी वीडियो हमेशा देखते रहते हैं, कमेंट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।